हाँ तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती है कि आप लोग बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त और आप लोग जो होंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना तैयारी वर्ष 2026 के लिए बहुत ही अच्छा प्रकार से आप लोग जो है कर रहे होंगे। आज हम एक नया जो है ना क्या सब्जेक्ट विषय केमिस्ट्री, जिसको हम छोड़ दिए थे फिजिक्स, और अपना जो है मैथ तो चालू हो गया था 2026 वर्ष के लिए, ठीक है ना, सेशन 2026 के लिए। लेकिन रसायन शास्त्र जो है अपना और बायोलॉजी भी छूटा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ठीक है ना, इसको आज हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, टाइम को व्यर्थ किए बिना हम लोग जो है ना केमिस्ट्री को हम लोग चालू करते हैं। इसको हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। रसायन शास्त्र आप लोग को जो है पहले समझ में आ गया होगा कि आपको हम बताए हैं कि 10th क्लास में साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको हम एक रोज जो है ना फिजिक्स जो चालू किए थे उस रोज भी आपको बताए थे, और आज भी आपको हम बता देते हैं कि साइंस, ठीक है ना, साइंस साइंस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाई साहब विज्ञान, ठीक है। साइंस विज्ञान, SCIENC, ठीक है। चलो विज्ञान, इस विज्ञान में जो होता है ना हमारे तीन होते हैं, ठीक है ना, तीन तीन विज्ञान होते हैं, ठीक है। देखो विज्ञान हमारे तीन प्रकार के होते हैं भाई साहब, थोड़ा स्पीड में जो बोलते हैं ना थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। विज्ञान जो होता है साइंस हमारे तीन प्रकार का होता है। एक होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी को पता है, ठीक है ना। सर भौतिक शास्त्र होता है, सर रसायन शास्त्र होता है, सर जीव विज्ञान होता है, सभी को पता है ना। देखो हम लोग जब 10th 12th में जाते हैं तो वहाँ पर फिजिक्स भी हमारे अलग जो होता है ना, उसका जो है एक मतलब 100 नंबर का वो रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री रहेगा इधर, बायोलॉजी रहेगा उधर, यानी कि तीन भागों में बट जाएगा। लेकिन इस साइंस जो है ना क्लास 10th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिला करके, ठीक है, तीनों को मिला करके हम लोग का जो है ना 100 मार्क बोर्ड से मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसमें भी क्या होता है देखिएगा, साइंस और सोशल में आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो है साइंस के अंतर्गत तीन आता है, ठीक है ना, तीन विज्ञान आता है। पहला हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर रसायन, रसायन। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग जीव विज्ञान, ठीक है ना, जीव विज्ञान। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, भौतिक, ठीक है ना, भौतिकी या फिर भौतिक शास्त्र, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग साइंस में जो है तीन विज्ञान जो है, तीन वो साइंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। विज्ञान के कितने भाग, तीन, रसायन, जीव विज्ञान और भौतिकी, ठीक है। अभी इन तीनों को मिला करके बोर्ड कितना नंबर का परीक्षा लेगा बताइएगा। इन तो तीनों विषयों को मिला करके बोर्ड कितना नंबर का परीक्षा लेगा। सर बोर्ड तो मात्र और मात्र 80 नंबर का परीक्षा लेगा सर, ठीक है। 80 नंबर का बोर्ड परीक्षा लेगा सर, 20 नंबर कहाँ से मिलेगा। तो स्कूल में जो प्रैक्टिकल होता है ना तो 20 नंबर हम लोगों को वहां से मिलेगा। इस प्रकार जो है ना 100 नंबर हम लोगों को जो है बोर्ड में मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों विषयों का तैयारी करने के लिए मात्र हमको जो है ना बोर्ड में तो मात्र 80 नंबर पूछेगा ना, प्रैक्टिकल 20 नंबर देगा ना। तो 80 नंबर के लिए हम लोगों को जो है ना इन तीनों विषयों का जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो भौतिकी को तो हम लोग चालू कर दिए हैं, क्योंकि इसका मतलब जो है ना सिलेबस भी उतना डिफिकल्ट जो है नहीं, ठीक है ना, समझिएगा एकदम आसान है, ठीक है। तो भौतिकी तो हम लोग चालू कर दिए है, जिसका फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब आज हम लोग रसायन को चालू करते हैं, ठीक है ना, रसायन को हम लोग चालू करते हैं। चलिए भाई साहब टाइम को गवाए भी ना, हम लोग जो है ना रसायन को चालू करते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ से समझ में आ गया होगा साइंस का जो है सिलेबस किस प्रकार से है, ठीक है। चलो भाई साहब देखो यहाँ पर लिखा गया है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। रसायन किसे कहते हैं बताइएगा, रसायन हम लोग किसे कहते हैं। तो रसायन प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के बनावट और उसके प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। सर पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो स्थान घेरता है तथा उसका कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब भार होता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा मार्कर, मार्कर मेरे पास देखिएगा तो बहुत सारा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कितने मार्कर है सर, 3 गो मार्कर है सर, इसका कुछ भार तो है, अच्छा हाँ भार है भाई साहब, तीनों को मिला देते हैं तो और ज़्यादा भार जो है ना हो जाता है। यदि हम इसको बोर्ड पर यहाँ पर रखते हैं तो एक चीज़ देखिएगा, स्थान घेर लिया, इतना घेर लिया, बताओ स्थान घेरती है तथा उसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो मार्कर भी क्या है बताओ, एक प्रकार का ये जो मार्कर है
ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, क्या है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो रसायन शास्त्र किसे कहेंगे? रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रसायन शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान की, रसायन प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के बनावट, पदार्थों का बनावट कैसा है और उसके प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जस्ट रसायन शास्त्र हम लोग जो है उसी को कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। यहाँ पर पहले इसका जो है ना डिफरेंशिएशन लिखते हैं, रसायन प्राकृतिक विज्ञान, इसका परिभाषा, ठीक है, रसायन प्राकृतिक विज्ञान की, यहां से लिखते हैं हम लोग अब, वह शाखा है, रसायन प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं भाई बताइएगा, जिसके, पहले लिख देते हैं उसके बाद बताते हैं ना हो, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, पदार्थों के बनावट, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत पदार्थों के, अब देखो वहां पर चला जाएगा, नीचे से लिख देते हैं, ठीक है, पदार्थों के बनावट और किसके बारे में फिर क्या कहता है भाई, और उसके प्रकृति के बारे में, और उसके प्रकृति, ठीक है ना, उसके प्रकृति के बारे में जो है ना, प्रकृति के बारे में अध्ययन, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, अध्ययन किया जाता है। चलो समझ में आ गया सर। रसायन क्या है सर? रसायन प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के बनावट और उसके प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सर। सर अब इसका टॉपिक्स क्या है सर बताइएगा एक बार। तो देखिए रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ना होगा, देख सकते हो, टॉपिक्स वही हो गया, ठीक है, इसके चैप्टर का नाम, ठीक है, इसके रसायन के चैप्टर का नाम, इसका हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। विशेष रूप से हम लोगों को जो है यहाँ पर अभिक्रिया के बारे में जानना है और समीकरण के बारे में जानना है। अम्ल, क्षार और लवण, इस चैप्टर में हम लोगों को अम्ल और जो है ना लवण के बारे में जानना, धातु और धातु के बारे में जानना है। कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर के नामे से मालूम चल रहा है, ठीक है ना, मतलब उसके भी जो है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। चलो तत्वों का आवृत्त वर्गीकरण, इसमें हम लोग तत्वों के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग जो है 6 चैप्टर में जो है जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से किस चैप्टर को हम लोग अभी पढ़ना है, इतना चैप्टर जो है, इतना चैप्टर, कितना चैप्टर है भाई साहब, अभी तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इतना चैप्टर को जो है ना बेराबिर तो भाई साहब पूरा सिलेबस को ना समाप्त करना है हो, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर मिटा देते हैं। इतना चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया सर कि इतना चैप्टर जो है ना हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आप देखिएगा वहां पर, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखा गया है पहले। चलो लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। विशेष रूप से आप लोग जानिए कि सर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया हमारे जो है 2 प्रकार के होता है, एक होता है देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है भौतिक अभिक्रिया। अब सर इन दोनों में अंतर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको यदि जानिएगा इस प्रकार से जानिए। जैसे हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम खड़ा हुए, ठीक है, बोर्ड के सामने खड़ा हुए, हम यहाँ से कूद करके यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, आगे बीच में मान लीजिए आपको समझा रहे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ आ गए हम लोग, अब दोबारा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये हो गया हम लोग का कौन सा अभिक्रिया, तो भौतिक अभिक्रिया। जैसे दूध से दही बना लीजिए, ठीक है, क्या बना लीजिए भाई साहब, दूध से दही बना दीजिए आप, दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यह हो गया हमारा भौतिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं सर, तो जल से वाष्प बनाइए, ठीक है, जल से क्या बनाइएगा सर, जल से वाष्प बनाइए, लेकिन वाष्प से फिर हम जल बना सकते हैं, तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। इसको यदि हम और समझाना चाहेंगे तो जल, ठीक है, जल यानी कि पानी, ठीक है ना, जल H2O जल, यदि हम लोग जल को वाष्प में हम लोग सब किस प्रकार से बदलेंगे सर, तो हम लोग जो भात बनाते हैं, चावल, सब कोई समझ रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं, चावल डालते हैं, तो भात बन जाता है रे। तो वाष्प क्या होता है, वाष्प बन के जो उड़ता रहता है, तो हम लोग जो कभी प्लेट उस पर रखते हैं तो उसमें पानी लगा रहता है ना, जस्ट वही है, हम लोग जल से जो है वाष्प बना सकते हैं और फिर वाष्प से हम लोग जल बना सकते हैं। ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया।
अब दूध से आप लोग दही बना दीजिए, या फिर दही से दूध बना सकते हैं सर, नहीं बना सकते, हो गया भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग को उतना समझ गए सर, रासायनिक अभिक्रिया भौतिक अभिक्रिया। यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा चलो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले, क्या मैं बोला हूं, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ, जब कोई पदार्थ, मतलब ध्यान सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ, दूसरा से मिल गया भाई साहब, अन्य पदार्थों के साथ आपस में क्रिया करके जब कोई नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करेगा, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल देंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, चलो लिख देते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। चलो, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देख लो, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, पता चल गया आप लोगों को, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना, H2 प्लस में हम लोग मिला देते हैं किसको, O2 को। अब इन दोनों के बीच, ठीक है ना, ये दोनों अभिक्रिया करके तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिया H2O। ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया सर, यही तो है ना केमिकल सर, यही तो है ना। चलो हिंदी में लिख देते हैं ना रे, या इंग्लिश में लिख देते हैं, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो अच्छा से लिख देते हैं इसको, चलो लिख दिए। ठीक है, यही हो गया हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा चलो लिख देते हैं हिंदी में, अरे भाई साहब, चलो ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया है सर, ये रासायनिक अभिक्रिया, यही हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ, दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके तीसरे पदार्थ का जो है निर्माण कर दिया, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब कोई पदार्थ अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ, अन्य पदार्थों के साथ आपस में अभिक्रिया कर, नए पदार्थ का निर्माण करता है, अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, अभिक्रिया करने एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का क्या करता है भाई साहब, निर्माण करता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया जो है ना कहा जाता है। अब इसमें एक बात और समझने वाला है, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ आपस में अभिक्रिया कर, ठीक है ना, आपस में क्रिया कर या फिर अभिक्रिया कर नए पदार्थों का निर्माण कर देता है, या फिर लिख दिया यहाँ पर क्या है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझो, अगर तुमको हम समझाना चाहेंगे अभी क्रिया ही ना समझना है रे, तो कोनो दिक्कत है, दोनों दिक्कत नहीं है। जैसे समझोगे तो पानी को, चलो ये तो मिश्रण का भी परिभाषा हो सकता है नरे, चलो कोई बात नहीं है भाई साहब, चलो कोई बात नहीं।
हम लोग अभिक्रिया के बारे में समझना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इसी को हम लोग समझाते हैं कि जैसे समझो मैं हूँ और मेरे साथ यहाँ पर अभी तो कोई नहीं है, मान लो है, हम दोनों आपस में, अच्छा इस प्रकार से नहीं समझेगा तुम लोग। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण कर देगा, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे समझ सकते हो H2 + O2 मिलकर बना देगा H2O। ये पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर लिया, एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें भी होता है प्रतिकारक, या इसी को हम लोग अभिकारक भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी में होता है प्रतिकारक, प्रतिकारक, और एक होता है क्या, प्रतिफल। प्रतिकारक, प्रतिकारक हम लोग किसे कहेंगे बताओ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अभिकारक भी कहते हैं, अभिकारक भी इसी को हम लोग कहते हैं। प्रतिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, ये दोनों भाग लिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यही दोनों हो जाएगा प्रतिकारक, और इन दोनों के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल। समझ में आ गया। देखिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे प्रतिकारक या अभिकारक, और जो इसके फलस्वरूप बनेगा उसको कहेंगे हम लोग प्रतिफल। तो जब आपसे कोई पूछे तो कंफ्यूज होना है भाई साहब, या फिर नहीं होना है, बताना है आप लोगों को। सर कंफ्यूज काहे होंगे हो, कंफ्यूज नहीं होइएगा तो कोनो दिक्कत हेबे नहीं है, बाकी कंफ्यूज होइएगा तब तो हम हेबे हैं। ठीक है, प्रतिकारक प्रतिफल समझ में आ गया। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे जी, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिकारक बोलेंगे। सर एक एक बात को आपको हम रटवा देंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, एकदम बोर्ड में गर्दा गर्दा मचाना है। ठीक है, और जो इसके फलस्वरूप बनेगा उसको बोलेंगे प्रतिफल, तो बाकी कोनो बात का तो टेंशन है नहीं। ठीक है, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की सर विशेषताएं क्या है, चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसको समझ में आ गया ना भाई साहब, सभी को समझ में आ गया सर, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का सर निर्माण कर देगा, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो है ना बोलेंगे। चलो इसको भी मिटाइए देते हैं अब। ठीक है, चलो भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया ना, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, इसको भी पढ़िए। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया, एक मिनट भाई साहब इसको रुको, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब इसको पढ़िए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या है, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो सर इसमें तो गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बोलिएगा आप लोग कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप का निर्माण होता है, पदार्थों के सर रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, सर ताप में भी तो परिवर्तन होता है, और पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस बात को आप लोग अभी नहीं समझिएगा, लेकिन आपको हम समझाते हैं, बोले इसको आप लोग जो है आराम से याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, याद करने का प्रयास करिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ध्यान लिखिएगा, फलस्वरूप डैश मार दीजिए इस प्रकार से। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब एक में लिखिएगा इस प्रकार से कि गैस की उत्पत्ति होती है। हाँ भाई, सही में गैस की, हम समझाते हैं आपको, गैस की उत्पत्ति होती है। सही में होती है रे, गैस की उत्पत्ति, हाँ भाई सही में होता है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति नहीं होती है, होती है, सभी को पता है रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या है सर, अवक्षेप का भी तो निर्माण हो जाता है ना। 2 नंबर में लिखते हैं हम लोग, अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। 3 नंबर में लिखते हैं हम लोग,
3 नंबर में क्या लिखते हैं भाई साहब, पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हो सकता है भाई साहब, पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थों के रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। और 4 नंबर में हम लोग लिखते हैं कि सर ताप में भी तो परिवर्तन होता है ना, लिखेंगे ताप में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। थोड़ा राइटिंग जो है गड़बड़ा सकता है क्योंकि हम फास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे बात को सुनने का जो है ज्यादा प्रयास करिएगा और याद करने का थोड़ा ज्यादा प्रयास करिएगा, ठीक है। पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, चलिए अच्छे से लिखते हैं भाई साहब, थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। पदार्थों की, यहाँ पर लिखते हैं पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है, पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन, चलो भाई साहब राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा जाता है ना, परिवर्तन होता है, समझ में आ गया सर। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है सर, और सभी को पता है सर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लास 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अरे सर इसमें गैस की भी उत्पत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया में, अब कैसी होती है समझा दे तुमको। अब 6 का भी निर्माण होता है, पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, ताप में भी परिवर्तन होता है, पदार्थों की अवस्था में भी जो है ना परिवर्तन होता है। गैस का निर्माण कैसे होता है बताओ, गैस का निर्माण, गैस की उत्पत्ति कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति कैसे होता है। तो सर बोलिएगा सर रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम बोलेंगे कि सर गैस का उत्पत्ति, अच्छा हाँ, जैसे देखो C+O2, अगर हम इस अभिक्रिया में, इसको तो हम बहुत मतलब तरीका से समझा सकते हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। अगर गैस की उत्पत्ति हो रहा है, हमारी गैस की उत्पत्ति होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति C+O2, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकते हो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, होती है भाई साहब। चलो इसको हम दूसरा टाइप से तुमको हम समझाते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लेना, ओके। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है सर, इसमें गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप का निर्माण होता है, पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्लास 9th में भी हम लोग जो है इसको पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो याद करिए, ठीक है। चलिए अब आपको हम पूरा जो है ना समझाएंगे एकदम, केमिस्ट्री को जो है ना। चलो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक सर समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण तो चैप्टर का ही नाम था, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं सर। चलो यहाँ पर लिखो टॉपिक्स, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं जी, अब हम लोग रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो इसको आप लोग समझिएगा किस प्रकार से, तो रासायनिक अभिक्रिया समझा है जस्ट अभी हमने लोग समझे ना रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक समीकरण भी समझिएगा इसी प्रकार से। रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो पदार्थ लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उनके संकेत और सूत्रों के द्वारा जो संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, इसी को हम लोग रासायनिक क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सर जब दो पदार्थ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है भाई साहब, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर बना देता है। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिया, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। जब इनको हम जो है ना उसके संकेत और सूत्र के रूप में, संक्षिप्त रूप में जो है व्यक्त कर देंगे, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। सबसे पहला बात, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा अन्य पदार्थों के साथ, यानी कि ये दो पदार्थ मिलकर के तीसरे पदार्थ का जो है ना निर्माण कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब इनको, ठीक है ना, जब इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जब इन पदार्थों को हम लोग जो है इनके संकेत और सूत्र में संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर देंगे, जैसे कार्बन का संकेत होता है C, ऑक्सीजन का होता है O2,
कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है भाई साहब, तो CO2। इसी को तो हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे किसको, इसको सबसे ऊपर वाला को क्या कहेंगे बताओ। इसमें दो पदार्थ मिलकर के तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिया, ठीक है ना, इसको कहेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। और जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेत सूत्र में व्यक्त कर देंगे, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण इसको हम लोग जो है कहेंगे। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत सर नहीं है, सर समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उनके संकेतों सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर देंगे, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि इसको लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रासायनिक, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना वो, चलो लिख देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब उनके संकेत, ठीक है ना, जब उनके संकेतों या फिर सूत्रों, ठीक है ना, सूत्रों में व्यक्त कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग रासायनिक समीकरण, रासायनिक क्या कहते हैं हो भाई, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। यही है कार्बन का संकेत, ठीक है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का सर CO2 हो गया, सर नमक का क्या हो गया, सर NaCl हो गया। तो सूत्र सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको और समझाते हैं हम, ठीक है ना, और समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ऑक्सीजन का, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन का H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन जाता है सर, H2O बन जाता है। संतुलन करने के लिए एक कर देंगे, ठीक है। ये भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जस्ट इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम जो है ना सूत्र और संकेत सूत्र के रूप में जो है इसको हम दर्शा दिए हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया। वही है भाई साहब, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग, मतलब पदार्थ जो भाग लेगा, जब उसको हम उसके संकेत सूत्र के रूप में जो व्यक्त कर देंगे तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको जो है आप लोग कर सकते हो भाई साहब, ठीक है। अब देखो, अब ये जो होती है ना रासायनिक समीकरण, जब इसको हम लोग संतुलित करते हैं, सर संतुलित किस प्रकार से करते हैं, तो रासायनिक समीकरण सबसे पहला हमारा बार दो प्रकार का होता है, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं ना, चलो इसको मिटा देते हैं। इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना, ये दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर रख देते हैं। रासायनिक समीकरण अपना जो होता है ये दो प्रकार का, ठीक है। चलो दो प्रकार का होता है ये अपना, ये होता है अपना कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है भाई साहब, संतुलित रासायनिक समीकरण, यह अपना दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक क्या होता है भाई साहब, तो एक होता है अपना असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण, चलो लिख देते हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग, ये अपना दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक क्या होता है, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जैसे यहां पर देखिएगा आप लोग, तो C+O2 मिलकर क्या बन जाता है सर, CO2 बन जाता है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे,
वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या, ठीक है, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर C+O2 मिलकर बन जाता है CO2। अब असंतुलित किसे कहते हैं? असंतुलित का मतलब हो गया कि H2+O2 मिलकर क्या बन जाता है, देखिएगा तो H2O बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा H2+O2 संतुलित करने के लिए इसमें जो है 2 लगाना चाहिए, ठीक है, इसके बाद ये संतुलित हो गया, ठीक है। यानी कि इनमें अभी इसमें दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान है, फिर नहीं है। H2+O2 यदि संतुलित करने के लिए इसको हम इस प्रकार से बना देते हैं 2H2O, ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कैसे हो गया समझाते हैं, चलो पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सीधा, जो इसमें जो है ना इसके लिए जो सही होगा वो देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो, परमाणुओं की संख्या समान हो, इसको हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। याद हो गया कि सर वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी इस तरफ भी, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे C+O2 CO2 भाई साहब मिल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो H2+O2 भाई साहब H2O ले लिया, 2 ने, भाई संतुलन करने के लिए तो 2 चाहिए ना रे, संतुलन करने के लिए तो 2 चाहिए, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया या फिर नहीं आया, बताइएगा। आ गया? हाँ सर जी आ गया, आ गया, ठीक है ना। चलो सब ठीक है, समझ में आ गया सर। बुक में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना रे। चलो बहुत ही अच्छा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो हमारा बेसिक था ये सब, ठीक है ना, हमारा बेसिक था। अब इस चैप्टर का हम लोग जान को पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को। इसे हम तो बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है, बेसिक पढ़ रहे थे। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। अब यही तो है, यही हमारे परीक्षा में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। हमारा यहाँ पर चालू हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यहाँ से हमारा चालू हो गया। तो ये भी पूछता है कभी कभी, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करें, इस प्रकार से पूछता है कभी कभी। लेकिन मेन बात VVI बात इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चालू हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। चालू करते हैं, चलो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग रासायनिक 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 अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलो समझ में आ गया सर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं सर। तो यहीं पर हम लोगों को विशेष रूप से अभिक्रिया के बारे में जानना है, ठीक है। चलो भाई साहब जानते हैं। तो सबसे पहला इसका जो है ना संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि सर संयोजन एकदम आपको जो है ना मन में अभी रटवा देंगे पूरा क्लास में, ठीक है ना। आपको बाहर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्लास में रटा देंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी संयोजन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं, चलो इसको देखो। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो जब दो प्रतिकारक जुड़कर प्रतिफल देगा, संयोजन अभिक्रिया समझिएगा। जब दो प्रतिकारक जुड़ जाएगा प्रतिफल देगा, आसान है, ठीक है ना। अभिक्रिया में समझाए बस वही है ये भी। जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर प्रतिफल देगा, बस वही रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी संयोजन अभिक्रिया है। मतलब संयोजन मतलब जुड़ करके जब प्रतिफल देगा, जैसे C+O2 दोनों दोनों जुड़ करके क्या बना देगा सर, CO2 बना देगा सर। H2+O2 दोनों जुड़ करके सर क्या बना देगा सर, H2O बना देगा सर, H2O बना देगा, ठीक है। यही तो है, यही संयोजन अभिक्रिया, यही क्या है, यही है संयोजन अभिक्रिया। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे, वैसे यहाँ पर नहीं देंगे तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, और यहाँ पर देंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलन हो गया, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब दो पदार्थ जुड़ करके
प्रतिफल देगा, यानी तीसरा पदार्थ का निर्माण करेगा, इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब दो पदार्थ जुड़ करके प्रतिफल दे, जैसे समझाएंगे, तो जो दो पदार्थ मिल गया, तीसरा का निर्माण कर दिया, वही क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। जब जुड़कर प्रतिफल देगा तो संयोजन अभिक्रिया। इसको लिखेंगे, जब दो प्रतिकारक, प्रतिकारक मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जब दो प्रतिकारक आपस में जुड़कर जो होता है, मतलब जो होता है, जब दो प्रतिकारक क्या बनेगा, जुड़कर प्रतिफल देगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, जब दो प्रतिकारक क्या करेगा भाई साहब, जुड़कर प्रतिफल दे, जुड़कर प्रतिफल देता है, जुड़कर प्रतिफल देता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे संयोजन अभिक्रिया, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है भाई साहब। संयोजन अभिक्रिया इसी को हम लोग कहते हैं, तभी से, ठीक है ना, इसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, जब दो पदार्थ जुड़कर प्रतिफल दे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया सर, जब दो पदार्थ जुड़कर प्रतिफल देगा उसको बोलेंगे संयोजन। अब दूसरा अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं कि सर वियोजन अभिक्रिया क्या है। सर नामे से पता चल रहा है, वो कुछ तो डाउट है सर, नामे से ना पता चल रहा है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वहां पर क्या था बताओ, वहां पर क्या था सर, वहां पर जुड़कर प्रतिफल दे रहा था, तो वहां पर संयोजन था, और यहाँ पर टूटकर प्रतिफल देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वियोजन। जैसे CaCO3 टूटकर क्या बन जाता है भाई साहब, एक मिनट, यहाँ पर है CaCO3 मिलकर बनेगा CaO प्लस CO2, ठीक है, प्लस CO2। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आ गया वियोजन अभिक्रिया, क्या आ गया, CaCO3 को गर्म करने पर बनता है CaO प्लस CO2 में मुक्त हो जाता है। संयोजन अभिक्रिया क्या था, जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर जो है प्रतिफल देगा उसको बोलेंगे संयोजन। वियोजन किसे बोलेंगे, तो जब कोई प्रतिकारक टूटकर प्रतिफल देता है, पहले ये गो था प्रतिकारक, ठीक है, अभी दो भागों में टूट गया, यानी कि दो प्रतिफल दे दिया हो भाई साहब, यहाँ पर क्या हुआ, दो भागों में टूट गया और टूटकर प्रतिफल दे दिया, इसी को बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। जब कोई प्रतिकारक टूटकर प्रतिफल दे रहा है, ठीक है, दो भागों में टूट गया, वहां पर दो भागों में जुड़कर तीसरे पदार्थ का निर्माण किया, और यहाँ पर जो है टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर दिया, ठीक है। जब कोई प्रतिकारक टूटकर प्रतिफल यहाँ पर दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर लिख देंगे, जब कोई प्रतिकारक, यहाँ पर लिखिएगा इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन, जब कोई प्रतिकारक क्या करके प्रतिफल देता है भाई साहब, तो टूट कर प्रतिफल देता है, टूटकर प्रतिफल देता है, तो उसे टूटकर प्रतिफल देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया है ना कहते हैं, इसी को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई साहब वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया सर समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया तो समझ में आ गया होगा, या फिर इसमें कोई दिक्कत है बताना है तुम लोगों को। सिर्फ अभिक्रिया को रटने देना, ठीक है ना, सिर्फ अभिक्रिया को रटते जाइए, चूंकि अभिक्रिया ही पूछेगा बोर्ड में, ठीक है, इस चैप्टर से ही क्वेश्चन लेगा तो अभिक्रिया ही लेगा। संयोजन ले, वियोजन ले, विस्थापन ले, उभय विस्थापन ले, अवक्षेपण ले, उदासीनीकरण ले, कोई भी अभिक्रिया ले, लेकिन भाई साहब वो अभिक्रिया ही लेगा, ठीक है। चलो, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गया, हाँ सर जी ये दोनों तो समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और एकदम भिन्न अभिक्रिया है, सारा का सारा अभिक्रिया, लेकिन विस्थापन इसमें भी जो है ना भिन्न है, ठीक है, विस्थापन उसमें भी भिन्न है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, ठीक है, दो अभिक्रिया पढ़ लिए, अब तीसरा अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा अभिक्रिया क्या है हो भाई साहब, तो तीसरा अभिक्रिया है अपना विस्थापन, ठीक है ना, तीसरा अभिक्रिया है अपना विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे,
तब जब कोई जो पदार्थ होता है ना, इस प्रकार से, तब हम पहले लिखिए देते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 मिल करके बन जाता है ZnSO4। चलो अच्छा से इसको समझाएंगे तुम लोगों को, ताकि जो है ना बहुत बार पूछा जाता है ये सब, ठीक है। प्लस H2 को जो है ना मुक्त कर देता है। देखो यहाँ पर गैस उत्पन्न हो गया, तुम लोग समझ आता है इसमें गैस उत्पन्न होता है सर। हाँ रासायनिक विज्ञान भाई साहब गैस तो उत्पन्न होता है ना, हो गया और गया गैस वहां पर, वही तुमको हम तभी समझा रहे थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखोगे सर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तुमको हम समझाते हैं इसके बारे में। अरे यार मच्छर कितना लग रहा है रे। अब देखोगे तो पहले से एक खुशहाल घर था, पहले से एक, अच्छा समझिएगा, पहले से एक मतलब खुशहाल बसा हुआ घर था। इसमें किसी का नजर लग गया, दूसरा आदमी जो है ना उस परिवार में अपना जो है ना पैर रख दिया और क्या कर दिया, जो पहले से खुशहाल घर था वहां पर जो है उसको भगा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। मतलब खुशहाल परिवार जो था ना उसमें आकर के उसको भगा करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसको यहाँ पर समझिएगा तो पहले से H2SO4 का एक खुशहाल घर था, ठीक है। पहले से H2SO4 का एक खुशहाल घर था, बीच में जो है किसने एंट्री मारा तो Zn जो है बीच में एंट्री मार दिया। अब इस खुशहाल घर में से क्या कर दिया तो H2 को उड़ा दिया, Zn इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका सर परिभाषा किस प्रकार से देंगे, जब कोई खुशहाल घर में तीसरा आदमी जो है एंट्री मारा और उसका जो है ना घर तोड़ करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसको लात मार के बाहर फेंक दिया, वहां पर देख रहे हो, ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसको सर लिखेंगे किस प्रकार से, जब कोई तत्व या यौगिक, सब कोई तत्व या मूलक किसी दूसरे तत्व या मूलक को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर समझ में आ गया सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अच्छा चलो, इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब पहले से एक खुशहाल बसा हुआ घर था, इसमें किसी का नजर लग गया, Zn वहां पर जो है एंट्री मार दिया, ठीक है, उसको जूता मारा, बाहर फेंक दिया भाई साहब, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जब पहले से कोई खुशहाल बसा हुआ घर हो, दूसरा एंट्री मारा, उसको बाहर फेंका, उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जब कोई तत्व या मूलक, जब कोई तत्व, ठीक है, यहाँ पर अच्छा से लिखेंगे ना रे, जब कोई तत्व या मूलक, जब कोई तत्व या मूलक, जब कोई तत्व या मूलक किसी दूसरे तत्व या मूलक के साथ, किसी दूसरे तत्व या मूलक के साथ आपस में क्रिया कर, ठीक है ना। जब कोई तत्व या मूलक किसी दूसरे तत्व या मूलक को हटाकर, जब कोई तत्व या मूलक किसी दूसरे तत्व या मूलक को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई साहब, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया आप कभी भूलिएगा सर, नहीं भूलेंगे वो, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया जो है ना कहा जाता है। तो बस हम लोग जो है अभी कितना अभिक्रिया पढ़े हैं सर, 3 अभिक्रिया पढ़े हैं, और एक क्लास जब और लाएंगे ना इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। इसमें जो हम लोगों को बचा गया है उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ये सब जो है ना बच गया है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया भी बच चुका है, ठीक है ना। ऑक्सीकारक अवकारक ये सब तो अपने लोग पढ़ लेंगे ना रे, ठीक है। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण का प्रभाव क्या है, इस तो हमारा बच गया है चैप्टर में, ठीक है ना। मतलब बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही कम है। दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र क्या है, केंद्रीय क्षेत्र क्या है, द्रवीभूत पेट्रोलियम का उपयोग एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए। अच्छा, बहुत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बच चुका है। विकृत गंधिता क्या है, अच्छा ये सब तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मतलब एक क्लास जब और इस चैप्टर का आएगा ना, तो एक मतलब
एक वीडियो इस चैप्टर का और आएगा तो इस चैप्टर पूरा खलास हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इतना समझ में आ गया सर। विस्थापन अभिक्रिया कहीं भूलिएगा सर? नहीं सर, तीनों अभिक्रिया नहीं भूलेंगे। ठीक है, तीनों अभिक्रिया मतलब पढ़ा दिए। अब इसका हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, अब ये जो है पार्ट 1 है। ठीक है, डे 1 लेक्चर है और डे 2 में ही समाप्त हो जाएगा। इतना आप लोगों का मेरा नंबर चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नंबर हम आपको देंगे, तो आप व्हाट्सएप पर हाई करके मैसेज करिएगा, उसके बाद आपको इसका नोट मिलेगा। ठीक है, तो हम कल से यहाँ पर जो है अपना नंबर लिख देंगे, व्हाट्सएप पर हाई करके मैसेज करिएगा 9315963746। इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर जो है इस चैप्टर का भी जो है ना बन रहा है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको जो है ना पैसा वैसा जो है पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए डे 2 मतलब जो है ना लाएंगे तो उसमें पूरा चैप्टर जो है खलास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, धन्यवाद। ठीक है ना, चलिए भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।